स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइशो इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स मतलब पीआई मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप हमारा गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम में आपको असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स और ओरल टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, जिसे आप सॉल्व करने के बाद हमें चेकिंग पर्पस के लिए सबमिट कर सकते हैं और हम आपको चेकिंग करने के बाद फिर से रिप्लाई देंगे। गूगल क्लासरूम का ये जो सर्विस है ये नॉमिनल फीस पे हम चलाते हैं। तो आज हम कुछ अलग सा टॉपिक देखने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का एक मेन क्राइटेरिया था कि हमें मार्क्स कैसे ज्यादा रहे, तो और क्या, स्टडी तो हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर फिर भी तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें रहती है जिसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक छोटा सा एक वीडियो है, कुछ गाइडलाइंस या तो हम टिप्स कहेंगे। तो टिप्स टू इम्प्रूव योर स्कोर इन मैथमेटिक्स, ये जो मैथमेटिक्स में हम स्कोर करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ टिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंस है। छोटी छोटी चीजें है मगर उसका रिजल्ट बहुत इफेक्टिव रहता है। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इवन यू कैन अचीव फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स बाय दिस टिप्स। ओके, सो क्या है एग्जैक्टली टिप्स, तो चलिए हम देखते हैं। तो मैं जो ये टिप्स देने वाला हूँ तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसे नोट डाउन कीजिए, या तो ये वीडियो आप बार बार देखिए और उसके जो भी है आप मेमोराइज कीजिए। ओके, तो चलिए पहला है ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन, मतलब जब भी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, मतलब एग्जाम से पहले। ओके, तो जो पीरियड है उसके प्रिपरेशन में हमें क्या एग्जैक्टली करना है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ नहीं, मगर वो भी प्रैक्टिस, आपको सिर्फ पैसे भी प्रैक्टिस नहीं चाहिए, आपको क्वालिटी प्रैक्टिस चाहिए, प्रॉपरली प्लानिंग के हिसाब से प्रैक्टिस चाहिए। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी मैथ्स प्रॉपरली बाय जस्ट रीडिंग एंड लिसनिंग। बहुत से स्टूडेंट यही मिस्टेक कर रहे थे कि बहुत से सिर्फ जस्ट लिसनिंग, कि क्या ठीक है हमने सुन लिया, मैंने मुझे समझ में आ गया, या तो रीडिंग कर लिया। ओके, मगर वो सॉल्व नहीं कर सकते, वो लेजीनेस, मतलब ज्यादातर से आलसी रहते कि नहीं कितना लिखा पढ़ी करूँ, या तो मैं बैठ के मुझे फिर कमर दर्द होता है, या वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजें रहते हैं। जिससे कि आप लिखने के लिए, मतलब राइटिंग के लिए आप हमेशा हिचकिचा रहते हैं, सिर्फ रीडिंग किया, लिसनिंग किया, बस छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए। एक अगर एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिल रहा, अगर ये जस्ट लिसनिंग किया तो आपको दूसरा टाइप्स का एग्जाम्पल, आपकी या तो ट्विस्टिंग किया हुआ एग्जाम्पल आप सॉल्व नहीं करना चाहते, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसका ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्टडी मैथ्स यू हैव टू रोल अप योर स्लीव्स एंड एक्चुअल सॉल्व सम प्रॉब्लम। रोल अप योर स्लीव्स मतलब क्या है कि आपको उसके लिए दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहना है। यहाँ पे दो दो हाथ मतलब कोई फाइटिंग नहीं करना, मगर हमें यहाँ पे क्या करना है कि स्टडी के लिए हमें अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर रहना खुद में। जब भी हमें मौका मिलेगा या तो टाइम मिलेगा हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम द बेटर यू गेट, मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे उतना अच्छे तरह से आपको उसके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होंगे। मेरे सारे बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तब तक कुछ भी नहीं अचीव होगा। इसलिए हमने क्या किया है, ऑनलाइन टेस्ट में भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, ओरल एग्जाम्स भी रखा है, जिससे कि आप वो ओरल एग्जाम में भी आपको स्पीकिंग करना है, उसका वीडियो निकालना है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो पाएगी आपके। तब आपके छोटे छोटे जो मिस्टेक्स है आपके वो फाइंड आउट हो जाएगा, और जैसे जैसे मिस्टेक फाइंड आउट होंगे हमें बाद में मिस्टेक्स को इलिमिनेट करना है। अगर हम जितने ज्यादा मिस्टेक्स हम इलिमिनेट करेंगे उतने अच्छे हम यहाँ पे मार्क्स लाएंगे। ओके, तो चलिए आगे का देखते हैं। रिव्यू एरर्स, मतलब मैंने जैसा अभी कहा कि मिस्टेक्स को एरर, मतलब जो एरर्स है उसे रिव्यू करना है। एक बार अगर मिस्टेक हो गई तो सिर्फ मन में नहीं रखना कि ओके ठीक है मैं याद रखूंगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं ऐसे नहीं, प्रैक्टिस के थ्रू उसको निकालना है। when you are practicing problem it's important to work through a process of each solution। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब जो भी प्रॉब्लम्स है, हर एक प्रॉब्लम्स के थ्रोली उसके अंदर से जाना है, उसको एक इंपॉर्टेंस देना है, उसे लाइटली मत लीजिएगा। इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक यू शुड रिव्यू देम एंड अंडरस्टैंड वेदर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लेट यू डाउन। जो भी हुआ है उसको प्रॉब्लम से मतलब, जो अगर एक मिस्टेक्स आपको फाइंड आउट हुई है तो उसका भी रिव्यू कीजिए कि मिस्टेक्स क्या थी और मैंने कहाँ पे गलती की है, किस वजह से मेरी गलती हो गई, या तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है या तो प्लस माइनस, जो भी बहुत सारे स्टूडेंट प्लस माइनस में कर देते हैं हड़बड़ी में, सिली मिस्टेक समझ से कहते थे, सिली मिस्टेक्स क्या है। एक जगह पे अगर प्लस करना है तो अगर एक कैरी अगर हमने नहीं किया कोई भी नंबर,
और हमें एडिशन किया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो वही आंसर लेके अगर आगे के अगर स्टेप्स है उसको मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे करते करते एक छोटी सी माइनर चीज आगे आपके सॉल्यूशन तक, मतलब आपके फाइनल रिजल्ट तक, ये तो फाइनल जो भी आंसर है वहां तक आपको पूरी तरह बड़ी से बड़ी मिस्टेक्स बनाती रहेगी। इसलिए छोटी चीज को आप रिव्यू में लीजिए कि क्या मिस्टेक्स होगी, उसे अंडरस्टैंड कीजिए, तभी आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी स्किल्स है वो आपके बने रहेंगे। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग योर डाउट्स। अगर आपको कुछ डाउट्स है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या एग्जैक्टली है ये, तो डाउट जो भी है उसे अंडरस्टैंड कीजिए, कि जो भी है उसे छुपाइए मत, जैसे उसे इग्नोर मत कीजिए। जो भी डाउट्स है उसे नोट डाउन कीजिए। समटाइम्स यू गेट स्टक ट्राइंग टू सॉल्व पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। बहुत से टाइम्स हो जाता है कि आप अड़े रहते हैं, या तो आपको मालूम ही नहीं कि यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेज। यही कि अगले जो भी पढ़ा हुआ, या तो अगला जो भी स्टेप्स है वहां पे आप अचीव नहीं कर सकते, या तो वहां पे आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप पहले स्टेप पे स्टक हो गए, आपको पता ही नहीं कि उसको सॉल्व करना कैसा है। इट्स कॉमन फॉर मेनी स्टूडेंट्स टू स्किप अप दिस क्वेश्चन एंड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट। बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं और आगे के प्रॉब्लम में चल जाते हैं। तो ये हो गया था, ये जो मिस्टेक्स रहती है वो हमेशा आपके बगल में ही रहती है। इसे हमें मिस्टेक्स को कैरी नहीं करना है, उसे हमारा दोस्त नहीं बनाना है, उसे हमें इलिमिनेट करना है, उसे निकाल के फेंक देना है। You should avoid doing this and instead spending time trying to understand the process of solving this problem. आपको कुछ टाइम भी उसको डिवोट करना है कि उसको हमें अंडरस्टैंड, जो भी प्रोसेस है उसके कॉन्सेप्ट है उसे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, और ये जो मिस्टेक्स है उसे जितना हो सके उतना अवॉइड करना। तो ये था थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है कीप अप विद द सिलेबस। मेन इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस, आपको एग्जैक्टली क्या करना है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स की है, कौन कौन से चैप्टर्स में किए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि 10 में से 9 चैप्टर करते हैं तो 8 ही चैप्टर करते हैं। अगर कुछ चैप्टर आपको हार्ड में लगा तो आप वो छोड़ देते हैं, ऐसा मत कीजिए। अंडरस्टैंडिंग योर पोर्शंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जो एग्जाम में एग्जैक्टली क्या है उसका सिलेबस, उसकी बाउंड्री क्या है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करना है। अगर आपको सिलेबस की बाउंड्री मालूम नहीं, एग्जाम्स के अंदर की क्या बाउंड्री मालूम नहीं, तो आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि इसमें मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के अंदर क्या है उसके प्रोपोर्शन। दूसरी चीज है उससे जो भी पॉइंट्स है उसका हर एक को वेटेज कितना है। अगर समझ लीजिए दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, उसको अगर 20% वेटेज है तो आप उसके ऊपर भी फोकस कीजिए, इसमें एक भी मिस्टेक्स मत कीजिए। दूसरी चीज है, अगर किसी चैप्टर्स को अगर 4% है तो इससे नहीं कि उसको हम आप कम वेटेज दीजिए, उसे भी अंडरस्टैंड कीजिए, मगर ज्यादा फोकस आपको जो वेटेज है उसके आपके टारगेट की सबसे, अगर आप 100% का टारगेट रखेंगे तो आप 80% तक अचीव होंगे, अगर आप 80% का टारगेट रखेंगे तो आप 60% में अचीव होंगे। उसी हिसाब से ज्यादा आप मार्क्स के लिए अगर आपको 100% आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है विदाउट एनी मिस्टेक्स, तो the weightage attached in a different section help you to deciding how much time to dedicate each section। ये important है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेटेज के हिसाब से आपको टाइम भी स्पेंड करना है, उसके जो भी मिस्टेक्स है वो निकालना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो that there will be just 5 marks question from the particular section, you do not have dedicated a week particular those sums, correct है। अगर आपका अगर 5 मार्क्स के लिए अगर एक कोई सेक्शन है तो उसके लिए जरूरत नहीं कि आप 1-2 वीक जितना और भी कुछ ज्यादा देंगे, तो आप जितने कम समय में हो सकता है उसे आप प्रॉपरली आपका फैमिलियर हो जाइए, उसके जो भी छोटे छोटे मिस्टेक्स है वो आप निकाल के दीजिए, तो आपके 5 मार्क्स भी इंपॉर्टेंटली आपके बने रहेंगे और आपका टाइम भी सेव होता रहेगा। ये मेन इंपॉर्टेंस इस पॉइंट का। नेक्स्ट है रिव्यू ओल्ड टेस्ट एंड क्लासरूम एग्जाम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। जो भी पहले के जो पुराने टेस्ट या तो पिछले साल के या तो और भी उसके पहले के साल के जो भी है वो टेस्ट आप रिव्यू कीजिए, उससे सॉल्व कीजिए, और क्लासरूम के अंदर जो भी एग्जाम्पल है वो लीजिए। इसलिए हम आपको असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शायद पहले ही है जो ऑनलाइन के थ्रू आपको असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस टेस्ट और ओरल टेस्ट भी ले रहे हैं, ज्यादातर से फेस टू फेस ही होता है, मगर अभी हम ये पूरा का पूरा लॉकडाउन में कर देते हैं। आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम से ये पूरा आप कर सकते हैं। द वर्क यू डू इन अ क्लास और होमवर्क एंड ऑन क्विजेस यू कैन ऑफर क्लूज दैट योर मिड टर्म और फाइनल एग्जाम विल लुक इट। मतलब आप जो भी करेंगे क्लासरूम, होमवर्क या तो क्विज जो भी सॉल्व करेंगे, ये सारा का सारा या तो मिड टर्म में आ जाएगा या तो फाइनल एग्जाम पे आएगा, तो कहीं ना कहीं हमको देखना ही है। यूज योर ओल्ड टेस्ट एंड क्लास वर्क टू क्रिएट पर्सनल स्टडी गाइड्स। जो भी आपके पहले के टेस्ट है, छोटे छोटे यूनिट टेस्ट हो या कुछ भी हो या तो मिड टर्म टेस्ट हो, आप उसे हमेशा स्टडी गाइड में आपके बने रहे, बना के रखिए।
योर अपकमिंग एग्जाम मतलब जो भी आगे के एग्जाम्स आने हैं उसके लिए। लुक एट द वे योर टीचर फ्रेम क्वेश्चन, मगर आपके जो भी टीचर्स क्वेश्चनिंग फ्रेमिंग कर रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। दिस इज प्रोबेबली हाउ दे विल अपीयर ऑन योर टेस्ट। अगर टीचर्स आपके अगर एग्जाम पेपर सेट कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि वही क्वेश्चन या तो उसी वे के या उसी टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएंगे, क्योंकि वो टीचर जो क्वेश्चन दे रही है या तो फ्रेमिंग कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंस है। बहुत सी जगह ऐसा नहीं कि वो टीचर अगर नहीं कर रहे तो आप रेफर मत कीजिए। अगर वो टीचर्स आपके क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करे, जैसे कि बोर्ड एग्जाम पे है तो आपके टीचिंग के स्टूडेंट टीचर्स अलग है और आपका एग्जाम्स मतलब बोर्ड का वो सेट करने वाला है। तो आपके जो टीचर है आपको जो फ्रेमिंग दे रहे हैं, तो वो बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि आपको बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ्रेमिंग करते थे। तो इम्पोर्टेंस है आपके टीचर्स के जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर भी आप फोकस बना रही है। यू स्टडी गाइड्स फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यू स्टडी गाइड्स फॉर स्टैंडर्डाइज एग्जाम सच जो भी है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम दिए ऐसे ही मगर आपका जो मेन एग्जाम पे कोई भी एग्जाम आपका छोटा मोटा नहीं है। इम्पोर्टेंस या तो कम इम्पोर्टेंस ऐसा मत कीजिए, उसको कुछ भी वैल्यूएशन या कंपैरिजन मत कीजिए, हर एक एग्जाम इम्पोर्टेंट रहता है। टू ब्रश अप ऑन ओल्ड मटेरियल, बहुत से एग्जाम्स में पुराने मटेरियल जो रहते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, जो कि स्टैंडर्ड एग्जाम्स के लिए या तो कुछ स्पेसिफिक बोर्ड्स एग्जाम्स रहते हैं उसमें एक रहता है कि पहले का जो मटेरियल रहता है उसी के थ्रू जो स्टैंडर्डाइज को मेंटेन किया रहता है, तो उसको भी आप ब्रश अप कर लीजिए। स्टडी गाइड्स यूजुअली कम इक्विप विथ थॉरोली एक्सप्लेनेशन, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है आपका वो स्टडी गाइड्स इम्पोर्टेंस रहता है। एंड हाउ टू सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन, उसमें बहुत सी जगह पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स है या तो जो भी आपके एक्सरसाइज है या तो प्रॉब्लम्स है उसको किस तरह से हैंडल किया है, उसको किस तरह से सोल्यूशन निकाला, उसको किस तरह से सॉल्व किया है, ये जो है वो सैंपल तौर पे आपको दिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। आप बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती कर देते कि सॉल्व एग्जाम्पल तो उसको क्या देखने का, छोड़ देंगे, पढ़ लेते और छोड़ देते, डायरेक्टली एक्सरसाइज में चले जाते हैं। तो ये मिस्टेक होती है, ऐसा मत कीजिए। सैंपल एग्जाम्पल आपको एक पाथ देते हैं टू मेक द प्रैक्टिस। यू कैन ऑफन फाइंड फ्री वंस ऑनलाइन, ऑनलाइन में भी बहुत से अवेलेबल है, हमारे पास भी है, तो आपको हम देते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है सॉल्व प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर। जैसे कि पहले का हमने किया कि ओल्ड मटेरियल प्रीवियस है, सेम वही है। दिस प्रोसेस विल हेल्प यू हैव योर रिव्यू सॉरी रिविजन्स, बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड गो थॉरोली इन अ जनरल ब्लूप्रिंट ऑफ द पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जांपल्स रहते हैं या तो टेस्ट पेपर्स रहते हैं, वो आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, आपको एक तरह से गाइड करेंगे विद द टाइम फ्रेम। ज्यादातर से अगर आपने पहले के क्वेश्चन पेपर करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि विद द टाइम फ्रेम आप उसको सॉल्व कीजिए। तो टाइम फ्रेम में भी आपके बहुत से मिस्टेक्स आएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को आपको पता रहता है इसका आंसर है, मगर ड्यू टू द टाइम फ्रेम, ड्यू टू लैक ऑफ द टाइम आप वो सॉल्व नहीं कर सकते और आपका टाइम ओवर हो जाता है और आप कहते हैं कि मेरा ये रह गया, मुझे आ रहा था मगर मेरा 10 मार्क्स से या तो 5 मार्क्स से या तो 25 मार्क्स से जो भी कुछ है ये मुझे छोड़ना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो उसे उतने पर्टिकुलर एग्जाम के टाइम में आपको कैसे सेट करना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, इसका भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। आप टाइम फ्रेम या तो टाइम लगा के, मतलब जो भी स्टॉप वॉच है या तो आपके पास घड़ी है तो टाइम लगा के उसको सेम एज अ मेक एटमोस्फेयर इन योर होम एंड ट्राई टू सॉल्व आउट इट। It will help to take your main examination with increased confidence। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे और आपके मिस्टेक्स भी निकालेंगे, मतलब आप फर्निश हो जाएंगे। नेक्स्ट है गेट फैमिलियर विद बोर्ड मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स यही पे गलती कर देते हैं। लर्न ऑल द बेसिक फैक्टर्स लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बोर्ड मास मतलब एक रूल है, दिस इज द सीक्वेंस, ब्रैकेट्स ऑर्डर्स देन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम इस डायरेक्शंस में मतलब लेफ्ट टू द राइट डायरेक्शंस में हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट डायरेक्टली एडिशन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाद में कर देते हैं, ऐसा नहीं मत कीजिए। या तो लास्ट में डिवीजन कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए, तो आपका आंसर पूरी तरह से अलग आ जाएगा, आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। If the basics are in place, their high level mathematics comes easier for you and the subject does not remain difficult। आपको अगर ये समझ में आएगा तो आपका सब्जेक्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, आपको इजी लगेगा और आप एंजॉय करेंगे उस सब्जेक्ट में। और आपका वो सब्जेक्ट जो भी है, मतलब पर्टिकुलरली मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स आपके ये सब्जेक्ट्स बहुत आपका लाइक सब्जेक्ट बनेगा, आप हमेशा उसको लाइक करेंगे। अभी ये तो था एग्जाम प्रिपरेशन में। अभी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मतलब आप जब एग्जाम के हॉल में जाएंगे, आप एग्जाम स्टार्ट किया, अगर समझ लीजिए 3 आवर्स का अगर आपका एग्जाम या तो 2 आवर्स का है,
तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको वो पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप पेपर पे आपका जो भी नॉलेज है वो आप जितना होता है आप उतना पेपर पे डाल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन अगर आपका छूट गया तो आपके मार्क्स लूज हो गए। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। ये तो हड़बड़ी नहीं करना, मतलब पीस योर सेल्फ, मतलब शांति रहना है और काम रहना है, मतलब एकदम शांति से रहना है, हड़बड़ी नहीं करना है, डरना नहीं है, कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस से आपको वहाँ पे रहना है। वंस यू हैव योर एग्जाम इन फ्रंट ऑफ यू, लुक इट ओवर to see how many questions there are and what kind of the questions included. This will give you an idea how much time you can spend on each question. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करेंगे। सबसे पहले एक बार रिव्यू कर दे तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये क्वेश्चन इजी, मुझे कंप्लीट, मुझे आंसर पता है, तो इसे कम से कम टाइम फ्रेम में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वो आप क्वेश्चन लीजिए। दूसरी चीज है, एक बार वो हो गया तो आप जो आपका ट्रिकी या तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि इसका आंसर थोड़ा सो सो लग रहा है या तो आप श्योर नहीं है उसको, मगर समथिंग आंसर आपको पता है, तो आप उसको सेकेंडरी में रखिए। तो आप पहले जितने आपके कॉन्फिडेंस है या तो 100% श्योर उसको कम से कम टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट कर दीजिए, जिससे कि आपको बाकी जो डिफिकल्ट है उसको थोड़ा सा टाइम अगर कंज्यूम भी हो तो आप एडजस्ट कर पाएंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंस। इफ यू गेट स्टक इन a question, move to the next question and come back later। ये इंपॉर्टेंट है। एक ही अगर क्वेश्चन पे आप स्टक हो गए उसका आंसर निकालने के लिए तो आपका टाइम निकल जाता है। तो आप ऐसा अगर आपको अगर फील हुआ कि इसको और टाइम जा रहा है तो वहां पे आप रुक जाइए उस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। Sometimes the later questions will even jog your memory so that you can answer the one by skip. Most important, doesn't brush yourself। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ज्यादा हड़बड़ी या तो रश मत करिए उसको। तो जब आपको कुछ एक एग्जांपल अगर आप स्टक हो रहे हैं तो उसको साइड में रखते तो होता है कि आप जब इजीएस्ट जो भी एग्जांपल्स है उसके आंसर जैसे लिख दिए तो आपको कभी कभी वो रिकॉल हो जाता है मेमोरी, तो आपको वो याद आ जाता है, तो ऐसा भी होता है। तो मगर मेन है इसका टाइम फ्रेम टू टेक सेव द योर टाइम। क्लीन पेपर एंड मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर मतलब जो आंसर शीट प्रेजेंटेशन है ये बहुत है। लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा कि आंसर शीट का एक टेम्पलेट दिखाऊंगा। द क्लीनर द बेटर, यू शुड कीप द माइंड दैट examiner need to understand each and every step how you have arrived at the answer, and unfortunately it does not have much time to dedicate the single problem। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये लॉजिक आपका या तो जो भी है ये प्रैक्टिकल जो चीजें रहती है ये आप अंडरस्टैंड कीजिए कि जो भी एग्जामिनर है वो आपका पेपर है उसको ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। जितना टाइम देना हो उतने टाइम में आपको जस्ट गेस करेंगे एक दो लाइंस पढ़ के। अगर थ्योरी पेपर है, अगर आपका मैथमेटिक्स है तो आपके लास्ट में पहले आपके आंसर देखेंगे, उसके बाद अगर ऊपर के जो स्टेप्स है वो देखेंगे। वो देखने वक्त अगर आपका नीट एंड क्लीन अगर पेपर आंसर शीट है तो उनको भी पढ़ते हो तो उनको अच्छा लगेगा। अगर आपका पेपर में अगर ज्यादा रफ वर्क किया है या तो कहीं भी काट दिया या तो उसको कट किया है या तो फिर से लिखा है, अच्छी हैंडराइटिंग है तो उनको भी पढ़ाई की मतलब उनको पढ़ते वक्त रीड करते वक्त उनको डिफिकल्टी आएगी। तो ऐसे वक्त में एग्जामिनर्स क्या करते हैं वो पढ़ते नहीं है। ऑब्वियसली दैट इज अ ह्यूमन नेचर। तो कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा क्योंकि एक पेपर के ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो इम्पोर्टेंट है कि उनको भी अच्छा लगेगा, ये पढ़ते हुए उनको भी महसूस होगा कि अच्छा ये पेपर अच्छा है और नीट एंड क्लीन है, वो और पढ़ेंगे और आपका जो भी स्टेप्स है प्रॉपरली वो प्रॉपरली तरह हाईलाइट हो जाएगा, तो आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस मिल जाते हैं। तो दैट इज द मोस्ट प्रोबेबली इवन मोस्ट ऑफ द सक्सेस स्टूडेंट्स आर आल्सो making the same things, clean, neat, and the properly arrangement of the answer sheets. Keep your paper free from the cutting and overwriting, and draw a clean margin to do a rough work। रफ वर्क के लिए सेपरेट मार्जिन रखिए, कहीं भी रफ वर्क मत कीजिए। अ क्लीन पेपर ऑल्सो रिफ्लेक्ट द अनकल्चर्ड माइंड, करेक्ट है। अगर क्लीन पेपर है तो आपका रिफ्लेक्ट रहेगा। अनक्लस्टर्ड मतलब क्या है कि आप कहीं भी ऐसा मतलब कंफ्यूज नहीं है, आप अच्छी तरह से आप पूरा कॉन्फिडेंटली लिखाइए, आपका रिफ्लेक्शन मिल जाता है अगर क्लीन और प्रॉपरली मार्क पेपर है तो। आंसर इन स्टेप्स, आप जो भी आंसर देंगे आप स्टेप बाय स्टेप देंगे। whenever you go through the answer, pay special attention to the steps that help you get the answers। You cannot simply write the answers and get full marks in mathematics, correct है। आप सिर्फ आंसर लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलने वाला, आपको उसके पूरे स्टेप्स लिखना है प्रॉपरली, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अननेसेसरी छोटे छोटे स्टेप्स में आप ज्यादा लंबा प्रॉब्लम या तो सोल्यूशन मत कीजिए। जैसे कि आपको अगर फील होगा कि ज्यादा लंबा आंसर अगर स्टेप्स लिखिए तो मुझे ज्यादा आंसर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको ये प्रैक्टिस थ्रू आपको अंडरस्टैंड होगा कि कैसे कैसे स्टेप्स में आंसर्स निकालना है। So simply paying attention to the figures in a waste of the time।
वेस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे उसके ऊपर आप पे कीजिए, कि जैसे पेइंग मतलब कि उसके ऊपर अटेंशन कीजिए। इंस्टेड ऑफ दिस वन, लर्न द स्टेप्स इन्वॉल्व, यू विल डेफिनेटली सिक्योर सम मार्क्स इन इवन एवरी स्टेप। मतलब आप अगर प्रॉपरली अगर उसको डिफाइन करेंगे हर एक स्टेप में, तो हर एक स्टेप्स का आपको मार्क्स मिलता रहेगा। हियर इज माई व्यू हाउ टू अचीव वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन वर्ड्स। मैं यहाँ पे अगर कुछ बना दूँ तो सिक्योर इन 100 ऑन 100 इन मैथ्स पेपर, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। मैथ इज सुपर एंजॉयबल। आप मैथ्स को पहले एंजॉय कीजिए मन से। उसको सबसे पहले मैथ्स के बारे में अगर कुछ आपके बारे में आपके मन में निगेटिविटी है तो आप निकालिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उनको प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो जाता तो वो उसको डिफिकल्ट समझ लेते थे और कुछ कमेंट्स कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे instead feeling super happy and proud when you solve the problems. Yes, आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसको अच्छी तरह से आपको प्राउड फील हो जाता है, हैप्पी हो जाते हैं, तो वही आपको फीलिंग आएगी जब तक कि आप उसको एंजॉय नहीं करते। यू माइट नॉट रियली नो हाउ द वैल्यू what you learn today, but you will be see the word and whole new ways post learning it। करेक्ट है, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से आगे के एंजॉय रहेगा, और आपको आगे के प्रॉब्लम्स में मतलब आनंदी, या तो आप कहेंगे कि उसको एंजॉय करते रहेंगे आप उसको। नेक्स्ट है सॉल्व सॉल्व सॉल्व, मतलब सेम है जैसे कि आप प्रैक्टिस है तो ये से सॉल्व, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते रहिए। डोंट जस्ट बुलशिट यू नो स्टफ पुट ऑन अ पेपर। जस्ट कुछ भी ऐसे पेपर पे लिखना है ऐसा नहीं है, प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। राइट नेटली एंड सॉल्व एज मच एज पॉसिबल। करेक्ट है। नथिंग इज गोइंग टू द सब टाइटल अप, सॉरी नथिंग इज गोइंग टू सब्सटीट्यूट दिस वन। करेक्ट है, उसको दूसरा कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, सॉल्व करना है तो करना ही है। Good idea is to solve example problem before the exercise problem. They will act as a good guide and show you how to solve the question step by steps. And more importantly, it helps to increase your confidence. Correct है। आपको बहुत सी आइडिया हो जाएगी कि कौन सा प्रॉब्लम और कौन सा एक्सरसाइज कौन से कैसे कैसे स्टेप्स में सॉल्व करना है, और दूसरा चीज उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता रहेगा। डोंट ब्रिंग सॉल्व मच, ज्यादा से ब्रिंग मतलब क्या, ओवर एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज, ज्यादा भी एक्सरसाइज मत कीजिए। आपको अगर अच्छी तरह से सारे के सारे मिस्टेक्स निकल गए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो ज्यादा ओवर एक्सेसिव टाइम भी नहीं देना। आपका प्लान करना है कि कौन से इसको वेटेज के हिसाब से कितना टाइम देना है, तो यही है इसमें। डोंट ब्रिंग बिंज मतलब क्या, एक्सेसिव टाइम और एक्सेसिव एक्सरसाइज। स्ट्रैटेजी फिक्स कीजिए आपको कि एग्जैक्टली क्या क्या करना है, जैसे वेटेज कितना है, कौन सा सिलेबस है, कौन सा पॉइंट है। आपको अगर स्कूल में या तो कॉलेज में जो भी पॉइंट्स पढ़ा रहे तो पहले जो पढ़ाया उसी को आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको भी आप कंसिडर कीजिए। देन सॉल्व प्रीवियस पेपर्स, यस, जो ऑलरेडी ये पॉइंट हुआ है। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी कि जो आंसर शीट्स है, मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो आंसर शीट है ये टेम्पलेट की तरह यूज कीजिए, जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो मेन है यहाँ पे 4 स्टेप्स है या तो 4 एरियाज आप कह सकते हैं, जैसे कि हर एक कोई भी प्रॉब्लम्स का, पर्टिकुलरली दिस इज फॉर द मैथमेटिक्स। गिव इन्फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट में कोई भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हो आप उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन, इस तरह से आप चाहे तो लिख सकते हैं, और वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है गिवन वो लिखिए। उसी के एक लाइन नीचे आप उसके जो भी प्रूव कर रहे हैं या तो जो भी आस्किंग आपको वहाँ पे वो लिखना है। अगर आपको कुछ आस्किंग नहीं जस्ट प्रूव है तो ये छोड़ दीजिए, मगर ज्यादा से मैथमेटिक्स में रहता है कि आपको क्या निकालना है। ओके, तो ये होगा पहला। बाद में है आपका सॉल्यूशन और या तो प्रूव करना है, तो इसके लिए कुछ एरिया आप अलर्ट कर सकते हैं। लास्ट में हमको लिखना है कंक्लूजन, एंड ये भी लिखना है हैंड्स प्रूव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रूव करने के लिए बोला है तो। बाद में है रफ वर्क। रफ वर्क की आप जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन के नीचे ही रखना है तो साइड में लिखना है, आप लास्ट में एक अलग से पेपर भी मेंटेन कर सकते हैं, या तो लास्ट आंसर शीट का लास्ट पेपर भी रेफर कर सकते हैं। दिस इज अ टेम्पलेट। तो कोई भी आंसर जब आप सॉल्व करेंगे आंसर शीट, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, जो क्वेश्चन नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ लीजिए एग्जाम्पल है क्वेश्चन 2A यहाँ पे, अगर उसका अगर क्वेश्चन 3 का आप आंसर लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखिए आंसर है। बाद में ये जैसे मैंने कहा कि ये दिस इज एरिया फर्स्ट, ये दिस इज द फर्स्ट एरिया, मतलब जैसे कि ये है गिवन आंसर इन्फॉर्मेशन, तो ये है उसके लिए एरिया। जैसे आपको उसमें लिखे कि क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन और क्या क्या हमें प्रूव करने के लिए पूछा गया है। दूसरा है आपका सोल्यूशन प्रूफ, तो ये हो गया आपका पूरा सोल्यूशन का एरिया। यहाँ पे जितना भी आप या तो एक पेज कीजिए या तो 2 पेज कीजिए। उसके बाद में आपको कंक्लूजन एरिया, मतलब कंक्लूड करना कि what we have achieved or what the answer is got from particularly and asking in a question, तो ये कंक्लूड करना।
यहाँ पे मैंने रफ वर्क दिखाया, अगर आपको ये रफ वर्क यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, स्पेस है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप ये रफ वर्क यहाँ से हटा के लास्ट के अलग से पेपर में मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना पेपर मतलब आंसर प्रेजेंटेशन का या तो पेपर प्रेजेंटेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द मोर एंड मोर मार्क्स। आप एक मार्क्स में एक मार्क्स अगर आप लूज करते रहेंगे तो आपका लास्ट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और आप एक मार्क्स का एडिशन करते करते आप बहुत नीचे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना, इसलिए ये वीडियो आप फिर से एक बार फिर से पढ़िए और फिर से एक बार सुन लीजिए और जो भी स्टेप्स मैंने कहा है वो आप फॉलो कीजिए। थैंक यू।